नमस्कार मित्रों। कल हमने बीए भाग प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र के सिद्धांत में सामाजिक समूह की सामान्य अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं पर चर्चा की। आज हम सामाजिक समूहों का वर्गीकरण एवं अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जहाँ तक वर्गीकरण का सवाल है तो विद्वानों ने समूहों के भिन्न भिन्न आधारों के आधार पर समूहों के प्रकार बताए हैं। इनमें पहला है सदस्यों की संख्या के आधार पर। समूह छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। एक समूह में सामाजिक संबंध किस प्रकार के होंगे, ये सदस्यों की संख्या पे निर्भर करता है। जॉर्ज सिमिल, जॉनसन, हॉम्स ने छोटे समूहों को समाज के आधार के रूप में महत्वपूर्ण माना है। वहीं सदस्यों की संख्या के आधार पर मैकाइवर तथा पेज ने राष्ट्र और प्रांत जैसे बड़े समूहों का भी उल्लेख किया है। दूसरा टाइप है स्थायित्व के आधार पर। स्थायित्व के आधार पर हम समूहों को स्थायी और अस्थायी के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। कुछ समूह सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं, जैसे परिवार, नातेदारी समूह, शैक्षणिक समूह आदि, जिनकी हमें हर समय आवश्यकता बनी रहती है। यह समूह स्थिर समूहों की श्रेणी में आते हैं। और दूसरी ओर कुछ अस्थिर समूह भी पाए जाते हैं, जैसे भीड़ एवं श्रोता समूह, जो बहुत ही कम समय के लिए समूह के रूप में बने रहते हैं। तीसरा टाइप है हम की भावना के आधार पर। हम की भावना के आधार पर देखें तो दो प्रकार के समूह बनते हैं, एक अंतः समूह और दूसरा बाह्य समूह। अंतः समूह को हम इन ग्रुप बोलेंगे और बाह्य समूह को हम आउट ग्रुप बोलेंगे। इन अंतः समूह और बाह्य समूह को ही हम आगे नाम दे देंगे हम समूह और वे समूह। अंतः समूह और बाह्य समूह का ये वर्गीकरण समनर ने किया है। एक अंतः समूह के सदस्य में आपस में हम की भावना पाई जाती है। इसी भावना के कारण अंतः समूह के सदस्यों में एकता दिखाई देती है। एक अंतः समूह के सदस्य अपने समूहों को सर्वश्रेष्ठ तथा अन्य समूहों को हीन मानते हैं। एक अंतः समूह के सदस्य व्यवहार के सामान्य नियमों का पालन करते हैं और इन्हीं नियमों के द्वारा वे एक दूसरे से बंधे रहते हैं। जब हम बाह्य समूह पर चर्चा करते हैं तो पाते हैं कि इस समूह में भी वे सभी विशेषताएं पाई जाती है जो कि अंतः समूह में होती है। अतः अंतः समूह और बाह्य समूह एक दूसरे के विपरीत विशेषताओं वाले समूह ना होकर केवल हम और वे की भावना पर आधारित होते हैं। चौथा प्रकार है प्रकार्यात्मकता के आधार पर। जैसा मैंने पहले आपको प्रकार्यात्मकता का अर्थ बताया था कि किसी भी इकाई का, संस्था का, समूह का समाज को आवश्यकता पूर्ति, रक्षा एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो उसका योगदान है उसको हम बोलते हैं प्रकार्य, फंक्शंस। व्यक्तियों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भिन्न भिन्न प्रकार के समूह निर्मित हो जाते हैं। व्यक्ति की शैक्षणिक, व्यावसायिक, राजनीतिक, बौद्धिक, कलात्मक एवं मनोरंजनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति इसी आधार पर बने समूहों के माध्यम से होती है। नगरों में अनेक शिक्षण संस्थाएं, व्यावसायिक संघ, राजनीतिक दल, क्लब
संगीत मंडली आदि दिखाई पड़ती है। प्रकार्यात्मक समूह सामाजिक परिवर्तन लाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। अगला प्रकार आ रहा है आकांक्षा के आधार पर संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप। यह भी समूह निर्धारण का एक महत्वपूर्ण आधार है। मर्टन ने इस आधार पर संदर्भ समूह की विस्तृत विवेचना की है। मर्टन उस समूह को संदर्भ समूह मानते हैं जिसका कि कोई व्यक्ति सदस्य तो नहीं है परंतु सदस्य बनने की आकांक्षा रखता है, यानी भविष्य में उसका सदस्य बनना चाहता है। यह आकांक्षा उसकी मनोवृत्ति, मूल्यांकनों तथा व्यवहारों को प्रभावित करती है। संदर्भ समूह की जो पहली बार बात की है वो की हाइमन ने, और मर्टन ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया है। मर्टन की मान्यता है कि सापेक्षहीनता के कारण ही संदर्भ समूह का निर्माण होता है। सापेक्षहीनता का तात्पर्य है कि व्यक्ति के मन में अपने समूह के प्रति हीनता के भाव जागृत होते हैं और वह किसी अन्य समूह को ऊंचा समझने लगता है, उसे अपने समूह की तुलना में श्रेष्ठ मानने लगता है। यह अन्य समूह जिसे वह श्रेष्ठ मानता है, जिसका वह सदस्य बनना चाहता है, जिसके अनुरूप व्यवहार करने का, जिसके मूल्य और जीवन के तरीकों को अपनाने का वह प्रयास करता है, व्यक्ति का संदर्भ समूह है। छठवां और अंतिम प्रकार है सामाजिक संबंधों के आधार पर। यह भी समूहों के वर्गीकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार है। यह सामाजिक संबंधों की गहनता के आधार पर समूहों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया है। इस दृष्टि से चार्ल्स कूले के द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण महत्वपूर्ण है और चार्ल्स कूले ने संबंधों की गहनता के आधार पर ही प्राथमिक और द्वितीयक समूहों की चर्चा की है। अब हम बात करेंगे प्राथमिक और द्वितीयक समूहों पर। चार्ल्स कूले ने अपनी पुस्तक सोशियल ऑर्गेनाइजेशन में सन 1909 में प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया। कूले के अनुसार उस समूह को प्राथमिक समूह के नाम से पुकार सकते हैं जिसके सदस्यों में आमने सामने के संबंध पाए जाते हों, अर्थात सदस्य एक दूसरे के संपर्क में प्रत्यक्ष रूप से आते हों। इस प्रकार के संपर्क में आने वाले लोगों में मित्र, पड़ोसी, साथी, परिवार के सदस्य तथा सदैव मिलने वाले लोग आते हैं। चार्ल्स कूले ने सर्वप्रथम खेल कूद के साथियों, परिवार तथा पड़ोस की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए ही प्राथमिक समूह शब्द का प्रयोग किया। अब हम आगे बात करेंगे प्राथमिक समूह की परिभाषा एवं अर्थ पे। प्राथमिक समूह को परिभाषित करते हुए चार्ल्स कूले कहते हैं कि प्राथमिक समूह से तात्पर्य ऐसे समूहों से है जिनकी विशेषताएं आमने सामने के घनिष्ठ संबंध एवं सहयोग से हैं। वे अनेक अर्थों में प्राथमिक हैं, परंतु मुख्यतः इस बात में है कि वे व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति एवं आदर्शों के निर्माण में मौलिक हैं। घनिष्ठ संबंधों का परिणाम यह होता है कि एक सामान्य संपूर्णता में व्यक्तिगताओं का इस प्रकार एकीकरण हो जाता है जिसमें प्राय कई प्रयोजनों के लिए व्यक्ति का अहम समूह का सामान्य जीवन और उद्देश्य बन जाता है। इस संपूर्णता के वर्णन के लिए अति सरल विधि को हम कहना
है, क्योंकि यह अपने उस प्रकार की सहानुभूति और पारस्परिक एकीकरण को समाविष्ट करता है जिसके लिए कि हम ही स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि प्राथमिक समूह वह समूह है जिसमें सदस्यों के मध्य आमने सामने के घनिष्ठ व्यक्तिक मर मिटने के संबंध पाए जाते हैं। और सब शब्द तो आपके समझ में आ रहे हैं। नया शब्द आया है व्यक्तिक संबंध। व्यक्तिक संबंध से अर्थ होता है वे संबंध जहां एक इकाई के समाप्त होते ही संबंध स्वतः समाप्त हो जाते हैं, जैसे पिता पुत्र। अब इनमें से कोई एक इकाई खत्म हो जाएगी तो संबंध स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। प्राथमिक समूह के अगर हम उदाहरणों की बात करें तो परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, मित्र मंडली, ये आपके इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्राथमिक समूह की विशेषताएं। इस पे मैं आपको कल विस्तार से चर्चा करूंगा। धन्यवाद।